चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 11 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग के बारे में देखेंगे। फिर परिचय देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचित ये अध्याय कराया हमें, और हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने यह भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते, वे सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। और इस अध्याय में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असामान्य व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, और उसके बाद स्तरीकरण की वस्तु जिसमें व्यक्ति और समूह शामिल है, सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीके, व्यक्तियों की भूमिकाओं और जिस तरह वे उन्हें निभाते हैं और उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरे शब्दों में हम यह जानना शुरू करेंगे कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है, क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधग्रस्त है, और क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित है, और सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार की असमानताएं मौजूद है। और अभी भी यह प्रश्न रह जाता है कि इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी विषय के लिए, जैसे नाभिकीय भौतिक, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते अथवा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं हो, और यह आवश्यक है कि विषय की उनकी एक शब्दावली हो। और तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचय है, और सिर्फ इसलिए कि इसे निराशने के लिए, इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद है। और हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह परिचित हैं कि हमें उन्हें स्पष्ट और बारीकी तरीके से नहीं दिख सकते। और उदाहरण के लिए हम यह रोचक करते हैं कि या हम सोच सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं कि चूंकि हम परिवारों में रहते हैं इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्री ज्ञान को वो सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिकवाद व्याख्या जिनकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी, अब उसके समानांतर रखने होगा। जैसे पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी या इतिहास है। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक और बौद्धिक विकास में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और उससे के सरोकारों को आकार दिया। और इसी तरह समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने का चिंता को दर्शाती है, जो कि पूर्वी आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ अक्सर आमने सामने की अंतरक्रिया होती है, और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंतरक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने पारंपरिक समूहों को द्वितीयक से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक किया है। और दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसा स्तरीकरण समाजशास्त्रियों को इस समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है। संकल्पनाएं समाज में उत्पन्न होती है, तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के विभिन्न तरीके एवं आधुनिक समय द्वारा लाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। और हमने देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझते थे। और यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थी, तो एमिल दुर्खाइम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रक्रियावाद से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण पाया, और उन्होंने समाज की तुलना एक जीवन से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवाद सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधाग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में बहुत लोगों ने व्यक्तियों और सूक्ष्म अंतरक्रिया से शुरुआत पर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की। दूसरों ने बृहद संरचनाओं जैसे वर्ग, जातीय, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत होता है। और परिस्थिति और भूमिका जैसे संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती है। सामाजिक नियंत्रण एवं स्तरीकरण जैसे संकल्पनाएं विशेष संदर्भ में आरंभ होती है, जिसमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होती है।
महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी रचना हम समाजशास्त्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं और ये वास्तविकता को समझने के साधन है और ये समाज को समझने के ताले की चाबियां है और हमारी समझने की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम उत्तर नहीं है। पर यहाँ पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए या ये मुड़ जाए या वे ताले में न जा पाए या प्रयास करने के बाद ताले में जा पाए, इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की क्या चाबी की इन क्यों सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इनकी निरंतर जांच भी करते हैं और एक ही सामाजिक वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकारों के परिभाषाओं या संकल्पनाओं अथवा सिर्फ विचारों की सह अस्तित्व के बारे में अक्सर एक बेचैनी रहती है। उदाहरण के लिए संघर्षवाद सिद्धांत बनाम प्रक्रियावादी सिद्धांत उपगमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषताएं बहुत ज़्यादा है और इससे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूप में है। हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार मतों में विभिन्न होती है और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चाएं होती है समाज को समझने में हमारी ये सहायता करती है। तो देखते हैं सामाजिक समूह एवं समाज के बारे में। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है और मानवीय जीवन की एक परिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतरक्रिया करता है, उसके बाद संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दो स्पष्ट हानिकारक तथ्यों को सामने लाता है और पहला यह है कि प्रत्येक समाज में चाहे वह प्राचीन या सामंती अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकियन हो, मानवीय समूह और सामूहिकता विद्यमान रहती है। और दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं और लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण है। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूहों का नाम दिया जाता है और यह एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और उसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्गों परिस्थिति इन समूहों और आयु एवं लिंग समूहों और भीड़ को भी अर्ध समूह के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। उदाहरण के लिए यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो, उनमें अभी हम भी भावना आनी बाकी हो और परंतु वर्ग और जाति ने समय बीतने के साथ साथ राजनीति दलों को जन्म दिया और इसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है। महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह के संगठन का विचार सामने रखा। ये सभी उदाहरण इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करती है कि किस प्रकार सामाजिक समूह उभरते हैं और परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया और इन अंतःक्रियाओं का स्थिर गति प्रतिमान और अन्य सदस्यों के साथ एक ही पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हो और साझी रुचियां होनी चाहिए। सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना हो और एक परिभाषिक संरचना। यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ है व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के प्रतिमानों से है। अतः एक सामाजिक समूह से तथ्य पर निरंतर अंतःक्रिया करने वाली उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समाज रुचि संस्कृति मूल्य और मानकों को बांटते हैं। और समूहों के प्रकार के बारे में देखें। समूहों पर आधारित इस विषय के अध्ययन से आप क्या जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव वैज्ञानिकों ने समूहों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया। तथापि जो बात आपको प्रभावित किया है या वर्गीकृत किया है तथापि जो बात आपको यह प्रभावित कर रही है वह यह है कि
प्रारूप विज्ञान में भी प्रतिमान होंगे और अधिकतर मामले में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनने के तरीके में अंतर को दिखाते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि परंपरागत समाजों में नजदीकी घनिष्ठ आमने सामने की अंतक्रिया होती है और आधुनिक समाजों में व्यक्तिगत अनासक्त दूरस्थ अंतक्रिया होती है। वे इसी अंतर में प्रभावित होते हैं, तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक सामूहिक सामाजिक समूह क्या है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह क्या है, तो वे सभी समूह जिनमें हम संबंधित होते हैं हमारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों को व्यक्तिगत साहचर्य में लाते हैं। प्राथमिक समूह के तथ्य पर लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की संभावना होती है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूहों के उदाहरण है और द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं और जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। विद्यालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय और अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के कुछ उदाहरण हैं। और समुदाय एवं समाज अथवा संघ के बारे में, तो पुराने परंपरागत और कृषक जीवन के नए आधुनिक और शहरी जीवन में उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और विभिन्न जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। उसके बाद समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक व्यक्ति के घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं और जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। और समाज अथवा संघ का तथ्य पर हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषकर आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टता व्यक्तिगत बाहरी और अस्थायी संबंध से और वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नापा तोला या युक्ति संगत एवं निजी हिस्से के अनुसार हो। और हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ और द्वितीयक समूह के समतुल्य मान सकते हैं। और अंतः समूह एवं बाह्य समूह में अंतर में देखें तो संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान बनाती है। अतः भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग करती है। और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चे के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। क्या आप इससे किन्हीं दूसरे समूहों के बारे में सोच सकते हैं? इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिसमें अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। और प्रख्यात समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुरा में जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। वे लिखते हैं कि मैंने ग्रामीणों को दो कथनों का प्रयोग करते सुना जो पूरे महत्वपूर्ण प्रतीक हुए। नए प्रवासी का लगभग तिरस्कृत रूप में नन्हे मुन्ने बंदा वरुत यानी कल या परोसों आए हुए थे और वह कहकर वर्णन किया गया था, जबकि पुराने प्रवासियों को वर्णन किया गया और उनको संबोधित किया गया क्योंकि अनुशेरियदा बंदा वारूद यानी बहुत पहले आए हुए हैं और या खादी में कुलागामो यानी पुराने वंश के रूप में किया गया था। और संदर्भ समूह में देखें किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरफ देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं और वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते हैं पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक के समय में कई मध्यवर्तीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह
व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार उन्हें महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं के तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे यह आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें पर बिल्कुल उनकी तरह न बने। और क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? उसके बाद समवयस्क समूह देखें तो यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है। और उसके बाद समवयस्क दबाव से तथ्य पर अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए एक सामाजिक दबाव से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण से तथ्य पर भौतिक या प्रक्रियात्मक लाभों तक पहुंचने के आधार पर समाज में समूहों के बीच का संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व से है। और अतः स्तरीकरण को सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों में की जाती है। समाज को एक अधिक्रम में जिसमें कई परतें शामिल है उसके रूप में देखा जाता है, और इस अधिक्रम में अधिक्री पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तट के तल के निकट होते हैं। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानताएं समाजशास्त्र में केंद्रीय है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गृह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, यह भी सभी अवसर व्यवस्थित तरीके से असामान्य रूप में वितरित है। और मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण की 4 मूल अवधारणाएं मौजूद हैं: दासता, जाति, उसके बाद स्टेटस और वर्ग। दास्य प्रथा असमानता का चरम रूप है जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। यह छूट फूट रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही, परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं से और 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण राज्य में था। और एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बधुआ मजदूरी पाई जाती है और यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। इसके बाद स्टेटस सामंतवादी यूरोप की विशेषता थी। और हम यहाँ स्टेट का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक में देखेंगे। उसके बाद जाति के बारे में देखें तो जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली गई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबद्ध नहीं होता, जो कि प्रजाति और लिंग सरीखी प्रदत्त परिस्थितियों द्वारा थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित की जाती है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातीय सामाजिक श्रेष्ठता का अधिकतम बनाती है और जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरे के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। और इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम जिनको कई बार ब्राह्मण जाति कहा जाता था सबसे निम्न है, और बाह्य जाति कहा था जो सबसे निम्न है जो 5वां है। और परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया था। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं और जिन्हें जाति कहा जाता है। और भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन भी आए हैं। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतःविवाह और अनुष्ठानों के कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी, और नगरीयकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इसे अनिवार्य रूप में चुनौती दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई ने निम्नलिखित प्रेक्षण को पढ़े और
जैसे भारत में नगरीयकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। वे कहते हैं कि आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए, जो स्वदेशी होटलों, उसके बाद रेस्तराओं और रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों और मधुमक्खियों की छतों की तरह भरे पड़े थे। और विशुद्ध होटल और रेस्तरा जिन्हें वेतन भागियों और मध्य वर्ग के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जातियों और मतों के लोगों में भर गए थे। और ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफर करते थे, तथापि यह नहीं माना जाता था कि जाति लुप्त हो गई है। उसके बाद हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था। जैसे उपयुक्त कथन कहता है कि मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव न हो जैसे कि गांव में होता है, परंतु निजी अंतःक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं कि परमार ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौजवादी भाषा का प्रयोग करते हैं। और वे इसलिए है क्योंकि वे यह महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है, और हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण क्यों ना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे कुछ चीजों को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ये फ्रांको ने कहा था। उसके बाद आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्य प्रणाली में जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है, जाति हित समूह के रूप में मौजूद हुई है, और हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते भी देखा है। उसके बाद वर्ग के बारे में देखें। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम मार्क्स, वेबर और प्रक्रियावादी के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों के में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। और यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समूह भूमि अथवा कारखानों शरीक हैं, उत्पादन में साधनों के स्वामी हैं, अथवा क्या वे किसी वस्तुओं में के नहीं केवल अपने श्रम के स्वामी हैं। वेबर ने जीवन अवसर शब्दों का प्रयोग किया, और जिसका तथ्य पर बाजार क्षमता का सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, परंतु यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्तियों पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियावादी सिद्धांत प्रक्रियावाद की आस्था या सामान्य पूर्ण कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या स्तरमुखी नहीं है। मुख्य प्रकार आवश्यकता सामाजिक स्तरीकरण की वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है। समाज द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक समानताओं का स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। अब क्या यह सत्य है? यह एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित और कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुलती है और उपलब्धि पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के लिए ही व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई कानूनी रोक नहीं सकता। और उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियां वाकई विद्यमान है और ये राशि में प्रेरणा का स्रोत भी होती है। यद्यपि अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है, यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफी दूर है। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौती के लिए प्रति संवेदनशीलता होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर है, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में। उसके बाद परिस्थिति और भूमिका देखें। इन दो संकल्पनाओं परिस्थिति और भूमिका को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। परिस्थिति समाज या एक समूह के एक स्थिति है और प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों का अधिकार रखता है। अतः परिस्थिति से तथ्य पर सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। और उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें
आचरण में कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेषाधिकार होती है। और भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है और परिस्थितियां ग्रहण की जाती है एवं भूमिकाएं निभाई जाती हैं। और हम यहाँ कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यह वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी से भी नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। यह सुस्पष्ट होनी चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूल छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक और बस चालक के लिए यात्री और सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। कहने की आवश्यकता यह है कि यह नहीं है कि हम इस सूची को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। समाज जितना छोटा है और सरल होगा और एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियां होगी। और हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती है जिसे समाजशास्त्रीय रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया जाता है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन सकता है, पिता दादा बन सकता है और फिर परदादा, एवं यह क्रम में इसी तरह चलता रहता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं। और क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है और एक क्रम में आती है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक परिस्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का असामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। और सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त परिस्थिति से चिन्हित होते हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चरण से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषज्ञता से है। और आधुनिक समाज को उपलब्धि का आधार पर आंका जाता है जिससे सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार को प्रदान की जाती है। आपने अक्सर यह वाक्यांश सुना होगा कि आपको अपने आप को साबित करना होगा। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती थी। तथापि जैसे कि ऊपर ऊंचाई की गई है और जैसे ऊपर चर्चा की गई है और उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। और परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधी शब्द है। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से, उसके के कार्यों या उसके के अनुपालन से नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति या अनुपादाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। और अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थितियों को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। और एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी अब चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिकाओं को निभाना है। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखने और आंकते हैं। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है और यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षा पैदा होती है। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं का है, जिससे घर पर मां तथा पत्नी और कार्य स्थल पर कुशल व्यवसायी की भूमिका निभाती है। और यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते। समाजशास्त्र, जिसमें अनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। खांसी जैसे नुगारवी, जैसे इनका नाम है नुगर्बी, ये कहते हैं कि खांसी मातृवंश से पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है। और वे एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में बट जाते हैं। और वे अपने बच्चों के निष्ठा को शासित करने के लिए आवश्यक अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वयं अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को देने का अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं। खांसी महिलाओं को यह दबाव और अधिक रूप में प्रभावित करता है। और एक महिला कभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती कि अपने पति को अपनी बहन का घर और अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता।
भूमिका स्थितिकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने का प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अक्सर पुरुष कमाने वालों और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिति और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया जाता है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। और सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभा सकते हैं, तथापि इस मत को गलत रूप में लिया गया है। यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने की बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। वास्तव में सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं, वे जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं, और यह विवेचना शायद आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी, जिसके बारे में हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं। और भूमिकाएं और परिस्थितियां न ही स्थिति होती है और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति, प्रजाति, लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रायः दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। उसके बाद समाज और सामाजिक नियंत्रण क्या है। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उद्दंड या उपद्रवित सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। और आप यह जानने की भी किस प्रकार संकल्पनाओं के अर्थ हैं, आप यह जानेंगे कि किस प्रकार संकल्पनाओं का अर्थ है कि अर्थ के बारे में समाजशास्त्र के अलग अलग दृष्टिकोण और विवाद भी हैं। और आप यह भी जानेंगे कि प्रक्रियावादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरों ने सामूहिकता पर, जैसे वर्ग, प्रजाति और जाति है। उसके बाद प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार समाजवादी नियंत्रण का तात्पर्य क्या है। तो पहला है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना। दूसरा है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है, और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक साहचर्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखने और जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशाली और उनके हितों को औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकी और रणनीतियों से है और जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूह को व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करने से है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकते हैं। जब नियंत्रण के सिद्धांतबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और अनुसाधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होते हैं जिसे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, और यह व्यक्तिगत, शख्सीय और
व्यक्तिगत और अशासकीय और असहिष्णुता होती है, और जिसमें मुसलमान चेहरे बनाना जिसमें मुस्कान चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, उसके बाद आलोचना करना, उसके बाद उपहास, हंसी आदि सब सम्मिलित होती है। और एक ही समाज में इनके प्रयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो पाती है। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होती है। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक विधियाँ अनुरूपता या आज्ञाकारी लागू करने में असमर्थ हो सकती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? नीचे दी गई समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ें और इसमें शामिल सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को भी पहचानें। स्वीकृति पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृति का प्रयोग किया जा सकता है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों पर आदर्शों का अनुसार नहीं होती। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों पर या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती है और ये परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला एक ही समय में तो वो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। और आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। और इस अध्याय में चर्चा की गई है कि विभिन्न शताब्दी और संकल्पनाएं और समाज की समाजशास्त्री समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। कुछ शब्दावलियां है जैसे विरोध सिद्धांत क्या है। एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को मानव समाजों में उपस्थित तनाव, विभाजनों और संघर्षरत रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी और उनका मूल्य विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि समूह इन संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई संघर्षवादी सिद्धांतकार मार्क्स के लेखन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उसके ऊपर कार्यवादी क्या है? एक सिद्धांतिक दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो कि वे निभाते हैं, अर्थात समाज की निरंतरता में वे जो योगदान देते हैं, एवं एक जटिल व्यवस्था के रूप में समाज को जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद पहचान क्या है? एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषताएं जो यह बताती है कि वे कौन है और उनके लिए क्या अर्थपूर्ण है। पहचान के कुछ स्रोत जैसे लिंग, राष्ट्रीयता या प्रजातीय और सामाजिक वर्ग हो सकते हैं। उत्पादन के साधन क्या है? तो वे साधन जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनमें न केवल तकनीकी बल्कि उत्पादकों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद व्यष्टि समाजशास्त्र और समष्टि समाजशास्त्र क्या है? तो आमने सामने अंतःक्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि समाजशास्त्र में विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूहों में होता है। यह समष्टि समाजशास्त्र से भिन्न है, जिनका सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, हालांकि वे ये भिन्न दिखाई देते हैं पर ये घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं। जन्म संबंधी क्या है? तो किसी भी जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित हो उसे जन्म संबंधी कहते हैं। उसका मानना क्या है? तो व्यवहार के नियम जो एक संस्कृतियों के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या उसे मूर्त रूप देते हैं, जो या तो व्यवहार के एक दिए गए प्रकार को सुझाते हैं या वर्जित करते हैं। मानकों को पीछे हमेशा एक या दूसरे प्रकार की स्वीकृति होती है जो अनौपचारिक निंदा से शारीरिक दंड या अनुप्राण दंड में बदलती रहती है। उसके बाद स्वीकृति क्या है? तो पुरस्कार या दंड की प्रणाली जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करती है।